सभी को नमस्कार। अदिति की पाठशाला पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। क्लास 10th के हिस्ट्री की क्लास में आज हम चर्चाएं कर रहे थे इससे पहले की वीडियो में इंडस्ट्रियलाइजेशन पर, यानी द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इस पे चर्चाएं कर रहे थे। तो इसमें कुछ ने आपको बताई थी जो बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसमें टू मैजिशियंस के बारे में मैंने बताया था कि जो अलादीन है और जो मैकेनिक है, उन्होंने कैसे वर्ड्स को चेंज किया। अलादीन ने अपने मैजिक से और मैकेनिक ने अपने टूल से इस संसार में बदलाव लाया। तो आइए इसके आगे की चर्चा करते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। The image that associated have become the part of popular imagination. कह रहा है कि जो इमेज है, जो ये दोनों इमेज है, ये कल्पना का एक हिस्सा बन चुका है, एक लोकप्रिय कल्पना का हिस्सा है। Do not see the rapid industrialization as the time of progress of modernity. कह रहा है कि Do you not see rapid industrialization as a time of progress? कह रहा है आपने ऐसा नहीं देखा है कि बहुत तेजी से जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो बहुत तेजी से, बहुत फास्ट ग्रोइंग कर रहा है, और यह मॉडर्निटी का एक प्रतीक है। डू यू नॉट थिंक दैट स्प्रेड ऑफ रेलवे एंड द फैक्ट्रीज एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाई राइज बिल्डिंग एंड ब्रिज इज इन साइन ऑफ सोसाइटी डेवलपमेंट? आपने यह नहीं सोचा होगा कि जो रेलवे का स्प्रेड है, फैक्ट्रीज का स्प्रेड है, यानी रेलवे का बढ़ना, फैक्ट्रीज का बढ़ना, ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग्स का बनना, ब्रिज का बनना, ये समाज के विकास का एक कारण होगा, एक सिंबल होगा। हैड दिस इमेज डेवलप, क्या इस तरीके का जो इमेज है वो डेवलप है, यानी विकास का एक कारण है? क्या इसे आप विकास कहेंगे? क्या ये विकास है? एंड हाउ डू यू रिलेटेड टू दीज आइडियाज, और आप इन विचारों से कैसे संबंध रखते हैं, या इन विचारों से आप कैसे एग्री अप हैं, यानी इन विचारों पर आप सहमत कैसे हैं? क्या यह आधुनिकता का प्रतीक है? क्या जो यह इंडस्ट्रियलाइजेशन है, टेक्निकल डेवलपमेंट है, यह आधुनिकता का प्रतीक है? Can we today continue to glorify continuous machinizations of all work? क्या हमें इस भव्य मशीन युग का शुरुआत हुई है, या क्या यह मशीनाइजेशन जो है वो सारे काम बहुत ही अच्छे प्रकार से कर सकता है? टू आंसर सच क्वेश्चन वी नीड टू टर्न द हिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इन सारे प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन की हिस्ट्री यानी इतिहास में जाना होगा। इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट द हिस्ट्री by focusing the first on the Britain and the first industrial nation, and then India, where the pattern of industrial change was continued by the colonial rule. सबसे पहले हम इसके इतिहास को ब्रिटेन से देखेंगे, जहाँ पर पहला इंडस्ट्रियलाइजेशन किया गया। यानी आप जानते हैं कि जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो सबसे पहले ब्रिटेन में ही किया गया। तो इस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के कारण जो कॉलोनियल इंडिया था वहाँ पर भी इंडस्ट्रियल चेंज यानी औद्योगिक बदलाव हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। बिफोर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पहले का समय कैसा था, यानी जब औद्योगिक क्रांति नहीं हुई थी तो उससे पहले का समय कैसा था? ऑफन ऑल the association industrialization with the growth of factory industry. When we talk of industrial production, we refer to factory production. When we talk the industrial workers, we means factory worker. History of industrialization very often begin with the
setting up the first factories। कह रहा है कि अगर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन या इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात करते हैं तो हम फैक्ट्री इंडस्ट्री की बात करते हैं। मतलब कि अगर हम औद्योगिकरण की बात करते हैं तो मतलब हम फैक्ट्रियों के उद्योग धंधों की बात करते हैं। अगर हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात करते हैं, औद्योगिक उत्पादन की बात करते हैं, तो भी हम फैक्ट्री प्रोडक्शन की बात करते हैं। और यदि हम इंडस्ट्रियल वर्कर की बात करते हैं यानी औद्योगिक कामगारों की बात करते हैं, तो भी हम फैक्ट्री वर्कर की बात करते हैं। जो इतिहास है इंडस्ट्रियलाइजेशन का, वो उसकी शुरुआत पहली फैक्ट्री के स्थापना से हुई थी। मतलब जब ब्रिटेन में पहली फैक्ट्री लगाई गई, वहीं से औद्योगिकरण का इतिहास प्रारंभ हुआ। देयर इज अ प्रॉब्लम विथ सच आइडियाज। इस तरीके की विचारों के लिए एक समस्या थी। इवन बिफोर फैक्ट्री बिगेन टू dot the landscapes in England or Europe, there are a large scale of industrial production for the international market। कह रहा है कि यह जो विचार था या जो आइडिया था, इसके पहले जो फैक्ट्रीज थी वो डॉट लैंडस्केप फैक्ट्रीज थी जो इंग्लैंड और यूरोप में थी। यह भी औद्योगिक उत्पादन को अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बहुत बड़े पैमाने पर करती थी। दिस वॉज नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्री। यह जो उत्पादन था यह फैक्ट्रियों पर आधारित नहीं था। मैन हिस्टोरियन नाउ रिफर टू दिस फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एज प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। यह जो कई इतिहासकार इसे इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन देखते हैं, मतलब फेज देखते हैं, मतलब इंडिकेटिंग द फर्स्ट और अर्ली फॉर्म ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, यानी औद्योगिकरण का पहला चरण इसे मानते हैं। क्योंकि यूरोप और ब्रिटेन के अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में उस समय इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो रहा था और उस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के कारण जो प्रोडक्शन था वो भी काफ़ी तेज़ी से हो रहा था। लेकिन वह इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फैक्ट्रियों पर आधारित नहीं था, मतलब मशीनों से उत्पादन नहीं होता था। उत्पादन जो था वो मैनुअल ही किया जाता था, लेकिन बड़े पैमाने पर किया जाता था। 17th एंड 18th सेंचुरी में जो मर्चेंट थे टाउनों के, वो देश के आसपास के एरियाज़ में या देश के आसपास के एरिया में जाने लगे और पैसे देने लगे जो किसान थे, जो आर्टिसियन थे, और उन्हें प्रेशराइज करने लगे कि वह अंतर्राष्ट्रीय सामानों का उत्पादन करें। विद एक्सपेंस ऑफ वर्ल्ड ट्रेड यानी वैश्विक व्यापार में खर्च करने के कारण उन्हें कॉलोनियल वर्ल्ड से अलग अलग सामानों की डिमांड होने लगी, यानी उस उपनिवेशित कॉलोनीज में अलग अलग हिस्सों में अलग अलग सामानों की डिमांड होने लगी। मर्चेंट जो थे वह अपने प्रोडक्शन को बढ़ा नहीं सकते थे, इसीलिए वह देश के आसपास के एरियाज में गए। अर्बन क्राफ्ट और गिल्ड्स जो थे वो बहुत शक्तिशाली थे, मतलब जो शहर में रहने वाले क्राफ्टमैन थे, व्यापारी समूह थे, वो बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने एक एसोसिएशन बनाया कि प्रोड्यूसर को ट्रेन करना, क्राफ्ट पीपल को इकट्ठा करना, प्रोडक्शन को कंट्रोल करना, कंपटीशन को बनाए रखना और प्राइसेस को मेंटेन करना। और नए जो बिजनेसमैन थे उनकी एंट्री पर प्रतिबंध लगाना, ये सारे नियम बनाए गए। जो रूलर्स थे वो भी उन गिल्ड्स या उन व्यापारियों की मोनोपोली यानी एकाधिकार का अधिकार पत्र दे दिए थे कि वह एक विशेष उत्पाद को उत्पादित करें। इसी के साथ जो नए मर्चेंट थे, नए व्यापारी थे, उन्हें बिजनेस में आना शहरों में काफ़ी कठिन हो गया। इसीलिए
वो देश के आसपास के एरियाज़ में जाने लगे, यानी वो देश के आसपास के एरियाज़ में जाने लगे। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। आज के लिए इतना ही। कल हम बात करेंगे कि वो जो कंट्री साइड यानी जो नए मर्चेंट थे जो देश के आसपास के एरियाज़ में गए, अगल बगल के एरियाज़ में गए, उसका क्या प्रभाव पड़ा, उसका इस इंडस्ट्रियलाइजेशन पर क्या प्रभाव पड़ा। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करिएगा, और अपने कमेंट हमें ज़रूर दीजिएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियोज़ में। तब तक सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार।